नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां दर्द है, तन्हाई है, उम्मीद है और है एक रिश्ता जो दोस्ती से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है। यह कहानी है संदीप की, एक साधारण लेकिन दिल से अमीर इंसान की। एक ऐसा लड़का जिसका इस दुनिया में न मां है, न बाप और न ही कोई अपना। बस है तो अकेलेपन की लंबी राह, कुछ अधूरी इच्छाएं और एक उम्मीद कि शायद कभी कोई उसका हाथ थामेगा, उसे अपनाएगा और कहेगा तुम मेरे हो। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। संदीप अपने खेतों में घूम रहा है। आज उसका मन बहुत उदास है। वह किसी बात को लेकर परेशान है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग होती है। अनुप्रिया नाम से कॉल आ रही है तो वह सोच रहा है कि फोन उठाए कि नहीं। फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। क्यों, शादी फिक्स हुई कि नहीं? अनुप्रिया ने खुश होते हुए फोन के दूसरी तरफ से पूछा तो संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप सा रहा। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? कम से कम लड़की का नाम तो बता दो। अनुप्रिया ने फिर मजाक करते हुए आगे पूछा और जवाब का बड़े उत्सुकता से इंतजार करने लगी। अनुप्रिया, बाद में बातें करें, अभी मैं कुछ काम में बिजी हूं। संदीप ने लगभग गुस्सा आते हुए अनुप्रिया से कहा और बिना अनुप्रिया की बात सुने ही फोन काट दिया। अनुप्रिया को थोड़ा अजीब सा लगा। एक तो संदीप आज गुस्से में था और ऊपर से आज सीधा अनु से अनुप्रिया बोल रहा था। वह तो उसे हमेशा अनु कहकर ही बुलाता है, पर अपने खुशमिजाज स्वभाव के चलते संदीप के रूखे बर्ताव पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने क्लास पर ध्यान देने लगी, क्योंकि उसने क्लास के बेंच के नीचे छुपकर संदीप को कॉल किया था। संदीप उड़सा निराश खेत की मेड़ पर बैठा लहरा रही गेहूं और सरसों की फसल को देख रहा है। वह इस समय बहुत गुस्से में है। उसका सिर भी भारी है और साथ ही उसे बुरा भी लग रहा है कि उसने अनुप्रिया से ठीक तरह से बात नहीं की। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्यों हर बार मुझे किसी न किसी बात पर नकार दिया जाता है? जानता हूं उतना अमीर नहीं हूं, पर इतना गरीब भी नहीं हूं। 2 वक्त की ईमानदारी की रोटी तो खिला ही सकता हूं। संदीप अपने आप में बड़बड़ाते हुए कह रहा है। इस वक्त उसे अपनी स्वर्गवासी मां की याद आ रही है। उसका दिल भर आया और फिर वह अपने आप में ही रोने लगता है। मैया, तुम कहां हो? देख, तेरे बेटे को कैसे लोग नकार देते हैं। कोई पसंद नहीं करता है। कोई अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहता है। मैया, तुम ही बताओ, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? संदीप भावुक होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जैसे उसकी स्वर्गवासी मां उसे ही देख रही हो। जब तक संदीप का मन शांत नहीं हो पाया तब तक वह रोता ही रहा। अकेलापन और जमाने के ताने उसे धिक्कारते हैं। ये उसे उसकी पहचान कराते हैं कि बिन मां बाप के औलाद का जीवन इतना भी आसान कहां होता है। अगर यह दुनिया बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना लेती तो फिर कहां किसे अपनी कमी, अपनी स्थिति, अपनी बदनसीबी का एहसास होता। संदीप की शादी नहीं हो रही है। उसकी उम्र 30 से ऊपर हो चली है। वह एक साधारण सा आदमी है जो दिल्ली जैसे शहर में एक कंपनी में काम करता है। ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ और कार्य कुशलता से उसने गांव में एक छोटा सा घर जरूर बना लिया है। उसकी परवरिश उसकी मौसी ने की है, जिसे संदीप किसी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से कम नहीं मानता है। नहीं तो 5 साल की उम्र में अनाथ हो जाना किसी बच्चे के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती है। मौसी जी ने उसे अपने घर पर जगह दी, उसे पढ़ाया लिखाया। यह बात अलग है कि घर के ढेरों काम भी कराए और खाने में गाली गलौज मार भी खिलाए हैं। जब मुसीबतों के गाज गिरते हैं तो इंसान सहन करना और समझना सीख ही जाता है, जो संदीप कम उम्र में ही सीख चुका था। इसीलिए बिना किसी शिकायत गिला के वह अपने हिस्से की पीड़ा मानते हुए चलता गया और जब बड़ा हुआ तो अपने फैसले पर जीने लगा। अब वह अपने ही गांव, अपने जन्म स्थान में, अपने बनाए घर में अकेला रहता है, जहां वह एहसान की नहीं बल्कि मेहनत की रोटी खाता है और दिल्ली शहर में काम करता है। जब भी शादी की बात चलती है तो गांव आ जाता है। लोग उसे देखते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, पर उसे निराशा ही हाथ लगती है।
कोई कहता है कि लड़के का रंग ठीक नहीं है, तो कोई कहता है घर पर कोई गार्जियन नहीं है। जब शादी करना ही नहीं तो फिर उसे दिल्ली से बुलाते ही क्यों है? जब उसका अपमान ही करना है तो उसे देखने ही क्यों आते हैं? ऐसे कई सवाल लिए संदीप खेतों से अपने घर की ओर लौट रहा था। वह सोच रहा है कि जब वह छोटा था तो इन्हीं मिट्टी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी मैया के साथ आता जाता था। समय की धारा ऐसे बही कि एक साथ उसके जीवन से कितना कुछ बहा कर ले गई और उसे अकेला इस संसार में लड़ने के लिए छोड़ दिया। तभी फिर अनुप्रिया का फोन आने लगा तो उसका ध्यान टूटा। सॉरी अनु, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। अनुप्रिया दिल्ली में बस स्टॉप के पास खड़ी बस आने का इंतजार कर रही है। अरे यार तुम भी ना, तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल किसी की बातों से बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। अनुप्रिया ने तुरंत अपने बिंदास मिजाज से जवाब दिया और फिर हंस पड़ी तो मुस्कान की लकीर संदीप के चेहरे पर भी बिखर गई। तुम तो कमाल ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। संदीप ने होले से मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैं हूं ही, अनुप्रिया ने इतराते हुए फोन पर कहा तो संदीप फिर हंस पड़ा। जहां अभी वह दुखी था अब वहीं अनुप्रिया का फोन आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। अच्छा ये सब छोड़ो, शादी का क्या हुआ? लड़की वड़की पसंद आई कि नहीं? अनुप्रिया ने आगे की उत्सुकता से पूछा तो संदीप फिर चुप हो गया। संदीप क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए हो? अनुप्रिया ने तुरंत आगे चिंतित होते हुए पूछा तो संदीप सोच रहा है कि क्या कहे अनुप्रिया से, क्या बताए कि कमी तो मुझ में ही है, मैं नहीं बल्कि लोग ही मुझे नापसंद कर देते हैं। संदीप देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज बताओ क्या बात है? अनुप्रिया ने फिर झंझनाते हुए आगे पूछा। जब संदीप की प्रतिक्रिया नहीं मिली तो संदीप की आंख भर आई थी। वह चलते चलते खेत की मेड़ पर बैठ गया। तुम्हें पता तो है ना यार, हर बार जो होता है वही हुआ, संदीप ने दुखी मन से धीरे से फोन पर कहा। तो अनुप्रिया समझ गई कि संदीप को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। वो सब बेवकूफ हैं संदीप, जिन्हें हीरे की पहचान करना नहीं आता। तुम बहुत अच्छे हो संदीप, किसी के नकारने से तुम्हारा कद छोटा नहीं हो जाता, अनुप्रिया ने संदीप को समझाते हुए आगे कहा। तो संदीप आंख के आंसू पोंछता है। जानता हूं, लेकिन कब तक अनुप्रिया? अब मुझसे अकेला और नहीं चला जाता है। कोई तो हो जिसे मेरी परवाह हो, मेरे लिए राह तकता हो, मुझसे प्यार करता हो। संदीप भावुक होते हुए आगे फोन पर कहता है। तो अनुप्रिया की भी आंख भर आती है उसकी पीड़ा सुनकर। ऊपर वाले ने ऐसी ही लड़की तुम्हारे लिए बनाकर भेजी है जो तुमसे बहुत प्यार करेगी, और देखना एक दिन जरूर मिल जाएगी संदीप। अनुप्रिया उसे दिलासा देते हुए आगे कहती है। संदीप ने गहरी सांस ली और फिर खुद को सामान्य करने की कोशिश की। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहेगा। तुम बताओ कि कैसी हो? तुम और तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक हुई कि नहीं? संदीप ने सामान्य भाव से उसे आगे पूछा तो अनुप्रिया ने भी अपने बह आए आंसू को पोंछती है और खुद को ठीक करती है। हां अभी मम्मी ठीक है और मैं भी, अनुप्रिया ने सामान्य भाव से जवाब में कहा। तो तभी उसकी बस आ गई। वह जल्दबाजी में संदीप से कहती है, बस आ गई है, मैं बाद में बात करती हूं। फिर वह बस पकड़ने को भागती है तो दूसरी तरफ से फोन पर संदीप ने उससे कहा, हां ठीक है, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। संदीप को अब अच्छा महसूस हो रहा है। दिल की बात किसी से साझा कर लेने से मन कितना हल्का हो जाता है ना, संदीप मन ही मन सोचता है। अगर अनुप्रिया उसके जीवन में ना होती तो वह किससे अपनी मन की बात कह पाता? कौन उसे सुनता, कौन उसे समझाता, दिलासा देता? भले अनुप्रिया की उम्र संदीप से कम है, वह उसके गांव शहर से भी नहीं है, फिर भी अनुप्रिया उसके लिए बेहद खास है। वह सबसे अच्छी दोस्त है जो उसे समझती ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी करती है। अनुप्रिया दिल्ली में अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहती है। वह कानपुर से है। जिस कॉलोनी में अनुप्रिया का परिवार रहता है उसी कॉलोनी में संदीप भी रहने को आया था। दिल्ली के शुरुआती सालों में वह कई लोगों के साथ रहता था। फिर कुछ साल बाद उसने अकेले रहने का फैसला किया और अलग से किराए पर रूम लिया जो अनुप्रिया के घर के ठीक सामने था।
फिर वहीं से दोनों में दोस्ती शुरू हुई और इस तरह से दोस्त बन गए कि एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा करने लगे। दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में भी दोनों के पास पर्याप्त समय होता था एक दूसरे से बातें करने के लिए। संदीप अपने घर आ गया है। कमरे की दीवार पर ही मैया की तस्वीर लगी हुई है। संदीप कुछ देर तक अपनी मैया की तस्वीर को देखता रहा, शायद उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। तभी अनुप्रिया का मोबाइल पर मैसेज आया, तुम दिल्ली जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है जो फोन पर नहीं हो सकती। संदीप मैसेज पढ़ते ही चिंतित हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अनुप्रिया फोन पर नहीं बता सकती। उसने तुरंत अनुप्रिया को फोन लगाया, लेकिन अनुप्रिया का फोन बंद आने लगा। अब संदीप को और भी चिंता होने लगी कि उसका फोन बंद क्यों हो गया है। वह परेशान होने लगा। अभी तो बात हुई थी उससे, तब तो कुछ नहीं कहा सुना उसने। आखिर अचानक से हुआ क्या होगा उसके साथ? वह ठीक तो होगी ना? संदीप घबराते हुए अपने आप से कह रहा है। उसे उसकी फिक्र हो रही है। निखिल यार, तुझसे एक अर्जेंट काम था। संदीप ने फोन पर अपने एक मित्र से कहा। बोल भाई, ऐसी भी क्या आफत आ गई? सब ठीक तो है ना? निखिल ने बाइक रोकते हुए आश्चर्य से फोन पर पूछा। मेरा सब ठीक है, तू अनुप्रिया के बारे में पता करके बताना। उसके घर पर सब ठीक ठाक है कि नहीं? संदीप ने आगे फोन पर उससे कहा। तो निखिल का माथा चढ़ जाता है। साले, तू उस पागल लड़की का पीछा नहीं छोड़ने वाला है क्या? निखिल ने आगे भनकते हुए उससे फोन पर कहा। अबे, लेक्चर बाद में दे लेना, पहले पता करके तो बता। मुझे लगता है कि उसके बेवड़े बाप ने फिर कोई हंगामा किया होगा। संदीप डांटते हुए उससे फोन पर कहता है। तो निखिल आश्चर्य से अपने सिर के बाल सहलाने लगता है। ठीक है, देखता हूं, पर अभी नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं, शाम को पता करके बताता हूं। निखिल ने आगे बेमन से फोन पर जवाब दिया। तो संदीप को थोड़ा तसल्ली होती है और वह चैन की सांस लेता है। भाई, थोड़ा जल्दी बताना, नहीं तो तू जानता है ना मुझे। संदीप आगे उससे फोन पर कहता है। तो निखिल को गुस्सा आने लगता है। एक बार बोल दिया ना, अब बोलो तो गंगा का पानी देकर कसम खा लें। जा ही रहे हैं, देख लेते हैं तुम्हारी महबूबा को। ठीक है, निखिल ने आगे चिढ़ाते हुए उससे फोन पर कहा। तो वह मुस्कुरा देता है। फिर निखिल बिना संदीप की बातें सुने कॉल कट कर देता है और संदीप फोन पर हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर वह अपने आप में बड़बड़ाता है कि यह लड़की कभी समझ में नहीं आती है कि इसकी समस्या क्या है। जल्दी आने को तो कह दिया है, पर समस्या क्या है वह पता नहीं है। संदीप बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह सोचते विचारते हुए घर की दीवारों को देख रहा है। जब दिल्ली से निकला तो ढेरों उम्मीदों के साथ था कि चलो इस बार उसके जीवन की संगिनी मिल ही जाएगी। फिर उसका जीवन भी खुशियों से आबाद हो जाएगा। उसका एक परिवार हो जाएगा, कोई अपना होगा जिसके बारे में वह सोच सकेगा, उसे कोई प्यार करेगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। पता नहीं कहां है मेरी जीवन संगिनी, पता नहीं मेरे जीवन में क्या लिखा है। शायद बीच समुंदर में भटकना ही लिखा है। लल्ला ओ लल्ला, क्या कर रहे हो? मुंह बोली दादी घर के अंदर आते हुए कहती है तो वह हड़बड़ा जाता है, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। आओ दादी अम्मा, अंदर आओ। संदीप बिस्तर छोड़ते हुए दादी अम्मा से कहता है। तो दादी घर के आंगन में आ चुकी है। सुना है तुम कल जा रहे हो, दादी ने अपनी आंखों पर जोर देते हुए कहा और फिर वह जमीन पर बैठने लगी। तो संदीप दादी को पकड़ लेता है और उन्हें खाट पर बिठाता है। जाना तो पड़ेगा ना दादी, और कितना दिन रुकेंगे? संदीप दादी के पैर के नीचे बैठते हुए दुखी मन से कहता है। तो दादी की आंख भर आती है, उन्हें दुख होता है। कुछ दिन और रुक जाते, फिर पता नहीं कब आओगे। दादी बूढ़ी आंखों से उसे देखते हुए कहती है। तो वह सिर नीचे किए दादी का पैर दबाता रहता है। खाना बाना खाया करो, बहुत कमजोर दिखते हो, पेट तो पूरा चिपक ही गया है। दादी आगे संदीप के सिर के बाल को सहलाते हुए कहती है और फिर वह जल्दी से बह आए अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछ लेती है। संदीप की आंख में भी आंसू भर आते हैं। उसे भी दुख हो रहा है, लेकिन वह दादी का दुखी चेहरा नहीं देखना चाहता। उसे देखा नहीं जाएगा, इसीलिए वह सिर नीचे किए दादी की हिदायतों को सुनता रहा। दादी फिर काफी समय उससे बातें करती रही। उनमें उम्र के आखिरी पड़ाव की घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। एक तरफ
जहां उन्हें संदीप की शादी तय न होने का मलाल था, तो वहीं दूसरी तरफ यह चिंता भी थी कि कहीं उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस बेचारे अनाथ को कौन पूछेगा। संदीप और दादी का रिश्ता भले खून का न हो, लेकिन इंसानियत का तो जरूर है। एक वही तो है जो गैर होकर भी संदीप को अपना मानती है, उसकी खबर रखती है। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि उनकी आंखें बंद होने से पहले संदीप की शादी हो जाए तो फिर उन्हें किसी बात का दुख नहीं होगा। दादी के जोर देने पर ही तो संदीप हर बार दिल्ली से अपने गांव आ जाता है, नहीं तो वह कहां आता है, और शायद शादी करने को तैयार भी नहीं होता। संदीप घंटों दादी की गोद में सर रखे हुए बैठा रहा। दादी संदीप को प्यार से पूछ कहती, सलाती बातें करती रही। रात हो चुकी है, आसमान में सितारे चमक रहे हैं और बीच में पूरा चांद चमचमा रहा है। दादी अपने घर चली गई है। संदीप के घर से 2 घर छोड़कर ही दादी का घर है। संदीप ने दादी को कुछ रुपए दिए हैं, वह नहीं ले रही थी। फिर संदीप ने जबरदस्ती की तो तब जाकर उन्होंने पैसे ले लिए। संदीप समझता है कि इंसानी जरूरतों और उनकी इच्छाओं को दादी के जाने के बाद उसका घर फिर खाली हो गया। उसे दुख लग रहा है। बैग पैक करते समय उसे थोड़ी घबराहट सी हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जहां 2 पैसे मिलते हैं, मंदिर भी तो वहीं होता है। अब किस्मत में जो लिखा है वही सही। संदीप मन ही मन सोच रहा है। तभी निखिल का फोन आता है। हेलो निखिल, बोल। गया था तू? क्या हुआ उसे? संदीप फोन उठाते हुए उससे फोन पर पूछता है। उसकी घबराहट से संदीप की सांस भारी हो रही है। संदीप को ठीक से माजरा पता नहीं चला है, पर सुनने में आया है कि अनुप्रिया के घर पर झगड़ा फसाद हुआ है। निखिल बाजार में चलते हुए फोन के दूसरी तरफ से कहता है, मैं बाजार के बीच में हूं तो इसीलिए लोगों का शोर शराबा फोन पर सुनाई दे रहा है। उसके मन में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर वह स्वयं को संभालता है और फिर निखिल को फोन पर बाद में बात करने को कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मोबाइल स्क्रीन पर अनुप्रिया का नंबर देखा तो उसे अनुप्रिया के पिता पर गुस्सा आ रहा था और अनुप्रिया पर दया आ रही थी। संदीप से रहा नहीं गया तो वह फिर एक बार अनुप्रिया को फोन करने लगा, पर उसका फोन बंद आ रहा है। तो वह अपने गुस्से को शांत करते हुए मोबाइल को बिस्तर पर फेंक देता है और फिर बैग की पैकिंग करने लगता है। एक वक्त था जब वह एकदम से अकेला परेशान था। हालांकि परेशानी तो उसे अब भी है, लेकिन वह समय कुछ और ही था। जहां अजनबी शहर था, वहीं अजनबी अनजाने से लोग थे। तब संदीप को जीवन के प्रति इतनी समझ नहीं थी। उसे तो सिर्फ पैसा कमाना था, अपने पैर जमाने थे। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में सफलता इतनी आसानी से कदम कहां चूमती है। पहले तो जी जान लगाकर मेहनत करना होता है, कई बार असफल भी होना पड़ता है, और जो अंत तक डटा रहता है उसे ही कामयाबी मिलती है। लेकिन संदीप के बस में यह सब कहां था। 2 दिन में ही उसके सारे सपने टूट गए। जब सीमेंट की कंपनी में बोझ उठाकर रखना हुआ, तब उसे समझ में आया कि असल जीवन क्या है। बाकी जो फिल्मों और कहानियों में होता है वह तो उसके पूरे विपरीत ही होता है। उन दिनों संदीप को अकेलेपन का मलाल नहीं था और न ही इतना दुख था। अगर किसी चीज की परेशानी थी तो वह थी कि उसे अच्छा नहीं लगता था। वह गुमसुम रहता था, उदास दिखता था, अनजान की तरह भटकता रहता था। जिंदगी के ऐसे बिखरे हालातों में अनुप्रिया से मुलाकात हुई थी। वह भी उसी की तरह टूटी हुई थी। अनुप्रिया नाम आते ही उसके जहन में मीठी सी सीटी बजने लगती है, जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब हो और उसे देखते ही दिल खुश हो जाए, जैसे वह कोई मरहम हो जो गहरे से गहरे जख्म भी दवा बन जाए। पता नहीं संदीप ने अनुप्रिया में ऐसा भी क्या देखा था जो किसी मिस्री की तरह वह उसके जहन में घुलने लगी थी। एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसे दूसरों की नजर से समझा नहीं जा सकता था। लोग तो वही कहते हैं जो सामने देखते हैं और जो वह देख पाते हैं, जबकि संदीप और अनुप्रिया एक दोस्त के सिवाय और कुछ नहीं थे। उन दोनों में कोई दूसरा रिश्ता नहीं था, सिर्फ दोनों के बीच में बातें ही होती थीं। ढेरों बातें, दुनिया भर की बातें, किस्से कहानियों की बातें। जैसे अनुप्रिया को कोई सुनने वाला मिल गया हो और संदीप को कोई बोलने वाला। दोनों ही अपने अपने हिस्से में अधूरे थे। दोनों ने एक दूसरे का साथ पाकर अपने अपने गमों को भूलकर जीना शुरू कर दिया था।
थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। दरवाजा खटखटाने की आवाज से संदीप की नींद टूटती है तो वह चौंक पड़ता है। गौर किया तो दादी अम्मा पुकार रही थी। संदीप बिस्तर पर पड़े पड़े ही दादी अम्मा को जाने को कह देता है। अम्मा, आ रहा हूं। तो दरवाजे का खटखटाना बंद हो जाता है। संदीप की 9 बजे की ट्रेन है। उसे ध्यान आता है और वह जल्दी से उठने लगता है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे देर रात तक सोच विचार करता रहा हो, जिस कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मोबाइल पर नजर घुमाई तो देखा निखिल का मैसेज आया हुआ है। वह तुरंत मैसेज देखने लगा, लेकिन जो मैसेज में लिखा था उसे देखकर संदीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसा भी अनुप्रिया के साथ क्या हुआ है जो निखिल ने मैसेज करके लिखा है, संदीप जल्दी से दिल्ली आ जाओ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्लीज कारण मत पूछ कि अनुप्रिया के साथ क्या हुआ है, बस तू आजा और खुद ही देख ले। संदीप मैसेज पढ़ते ही उसका सिर चकराने लगता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि कोई उसे अनुप्रिया के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। आखिर क्या हुआ है, उसने क्या कर लिया है? कुछ भी तो खबर नहीं है उसे। उसकी आंख में धूल क्यों झोंकी जा रही है? कोई सच्चाई क्यों नहीं बता रहा? संदीप मन ही मन अपने आप से सवाल करता है। ट्रेन अपनी गति से हवाओं का सीना चीरते हुए दौड़ रही है। आसमान का रंग कितना साफ है, सफेद बादल कैसे बिखरे हुए उड़ रहे हैं। संदीप सोच रहा है कि उसका जीवन भी तो ऐसे ही है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब कुछ ना कुछ पीछे छूटने ही लगता है। जहां वह खुद की शादी के सिलसिले में दिल्ली से अपने गांव आया था, तो अब वहीं से उसे फिर दिल्ली जाना पड़ रहा है, और वह भी इसीलिए क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनुप्रिया किसी मुसीबत में है और इस वक्त संदीप को उसकी सख्त जरूरत है। संदीप के हाथों में होता तो वह उड़कर जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच जाता, लेकिन इस वक्त वह इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अपने देश की रेलगाड़ियों का समय भी कहां निर्धारित होता है, ज्यादातर ट्रेनें लेट ही चलती हैं। उसे जब से पता चला है कि अनुप्रिया के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बात हुई है, तब से उसे कुछ भी भा नहीं रहा है और न ही कहीं मन लग रहा है। वह चाहकर भी अनुप्रिया की यादों को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह ऐसी दशा में करे भी तो क्या। जवाब ही तो नहीं है उसके पास। आखिर क्यों इतना परेशान हो रहा है वह? क्या रिश्ता है उसका अनुप्रिया के साथ? एक दोस्त ही तो है। ऐसी भी कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है उसकी अनुप्रिया से, जो एक के टूट जाने से पूरी की पूरी कड़ियां ही बिखर जाएंगी। उसे आज तक जवाब ही नहीं मिल पाया है कि एक अनुप्रिया ही क्यों उसके दिलो दिमाग में छाई हुई है, जबकि दोस्त और भी उसके बहुत हैं, लेकिन एक वही उसके इतने करीब क्यों है? कोई कहानी तो जरूर है दोनों के बीच, जिसे अब तक दोनों स्वीकारने से कतराते आ रहे हैं या जिसे कोई और नाम देने से घबरा रहे हैं। संदीप कभी ट्रेन के बाहर देखता है तो कभी मुंह लटकाकर नीचे कर लेता है, जैसे उसके सलामती के बारे में सोचने लगता हो। घर से निकलते वक्त उसने दादी के आंसुओं का सामना तो कर लिया था, अपने दिल को कठोर बना लिया था, लेकिन जब अनुप्रिया से सामना होगा तो क्या दृश्य होगा? कौन सा मंजर आंखों के सामने होगा? वह किस हाल में होगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बार उसके बाप ने उस पर हाथ उठाया होगा ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। संदीप मन ही मन सोच रहा है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। कोई अक्टूबर का महीना रहा होगा। वह कंपनी जाने के लिए घर से निकला ही था कि अनुप्रिया आंसू बहाए हुए, बाल बिखराए, किसी पगली की तरह उसके घर के सामने खड़ी थी। संदीप को तो पहले हैरानी हुई कि कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई है, और वह एक पल के लिए घबरा भी गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि अनुप्रिया घर से झगड़ा करके आई है, और वह भी इसीलिए कि उसके पापा ने उसे पिकनिक पर जाने के लिए मना कर दिया था, तब संदीप ने अपनी हंसी को दबाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह रोक नहीं सका और ठहाके मारकर हंसने लगा। तुम पेट भर हंस लो, मैं जा रही हूं, किसी को मेरी री परवाह नहीं है, अनुप्रिया ने किसी बच्चे की तरह बड़बड़ाते हुए कहा और चलने के लिए उठ खड़ी हुई। तो संदीप ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाया। सॉरी अनुप्रिया, मैं तो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसता हूं, ओके, संदीप ने बहलाते हुए उससे कहा। तो अनुप्रिया तभी भी मुंह बनाए हुए थी, जैसे वह बहुत गुस्से में हो। तुम पक्का नहीं हंसोगे ना?
अनुप्रिया ने आगे दुविधा भरी नजर से उससे कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। तो संदीप ने अपनी हंसी को दबाते हुए उससे कहा, जबकि वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अनुप्रिया ने इतनी छोटी सी बात के लिए अपना हाल किसी पागलों की तरह बना रखा था। मुझे इतना गुस्सा आता है कि पापा का सर फोड़ दूं। भाई के मटर गश्ती करने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होते हैं, जैसे मैं कोई अनाथ हूं, उनकी बेटी ही ना हूं। अनुप्रिया ने गुस्से से टेबल पर मारते हुए कहा, तो संदीप उसे ध्यान से सुन रहा था। तुम लड़की हो ना, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे नहीं देते। संदीप ने अनुप्रिया के गुस्से में घी डालते हुए कहा, ताकि वह और भड़क उठे। तो यह बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं। अनुप्रिया चकित होते हुए बोली। हां, संदीप ने उससे सहमति जताई। मुझे पता है, इस दुनिया में लड़की पैदा होना ही गुनाह है। कितना भेदभाव होता है ना हम लड़कियों के साथ। अनुप्रिया ने गंभीर होते हुए कहा, तो संदीप उसे ताकता रहा। वह ऐसे सोच रही थी जैसे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता हो। तुम बेकार की फिक्र मत करो, पिकनिक ही जाना है ना, मैं पैसे देता हूं। संदीप ने आगे उससे सहजता से कहा, तो अनुप्रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच्ची? अनुप्रिया ने आशा भरी नजर से उससे पूछा। सच्ची? तो संदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनुप्रिया चकित होते हुए खुशी से खड़ी हो गई और उत्साहित होते हुए ताली बजाने लगी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग अनुप्रिया को आश्चर्य से देखने लगे थे। फिर संदीप ने जल्दी से अनुप्रिया का हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाया। वह अभी भी पिकनिक जाने के ख्यालों में खोई हुई थी। संदीप एकटक अनुप्रिया को देखता रहा। उसकी झिलमिलाती बचकानी आंखें, उसके बेपरवाही से लटकते बाल, उसके चेहरे के हाव भाव, वो ढेरों बातें करती, बात बेबाक पर हंसती, कभी गुस्सा होती तो कभी नाक सुड़कती। कितना कुछ था अनुप्रिया में, जिसके एक झलक पाने के लिए वह बेचैन रहता था। अनुप्रिया की ऐसी कितनी ही ख्वाहिशों को संदीप पूरा कर चुका था। उसकी छोटी से छोटी जरूरत को भी पूरा करना जैसे संदीप का मकसद बन गया था। कभी उसके कॉलेज की फीस भर देता तो कभी उसकी मनपसंद हीरो की पिक्चर दिखा देता। संदीप ट्रेन में बैठा हुआ सोचते सोचते मुस्कुरा देता है। खिड़की से आती ठंडी हवा संदीप के मन को गुदगुदा रही थी, जैसे वह अनुप्रिया के बारे में सोचकर खुश हो रहा हो। सामने वाली सीट पर बैठा कोई 45 वर्ष का व्यक्ति हैरानी से संदीप को देखे जा रहा है। जब उस अनजान व्यक्ति से रहा नहीं गया, तब उसने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? तो संदीप उसे आश्चर्य से देखता है, जो मोटा चश्मा पहने और भारी शरीर लिए सफेद रंग की पोशाक में था। ठीक है, संदीप ने आश्चर्य से जवाब देते हुए उनसे कहा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, जो कि उसके चेहरे पर नाम मात्र की थी। काफी चिंतित दिखते हो, इसीलिए पूछ लिया। तो अनजान व्यक्ति ने आगे उससे कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संदीप उन्हें जवाब देते हुए कहता है और खुद को ठीक करने लगता है, ताकि उस व्यक्ति को दोबारा उस पर कोई संदेह न हो। कोई बात नहीं, समस्या तो इंसान के मरने के बाद ही खत्म होती है। मुझे लगा तुम बहुत परेशान हो। जब से ट्रेन में बैठे हो तो उदास से देख रहे हो, जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई हो। अनजान व्यक्ति आगे बात बढ़ाते हुए उससे कहता है। तो संदीप उनकी तरफ सामान्य भाव से देखता रहा, जैसे वह अपने गमों को छुपाना चाहता हो। संदीप आगे चुप ही रहा और जवाब में सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और कहता भी क्या कि वह किस लिए परेशान है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, जो कि उसे स्वयं नहीं पता है। देखो, हम दोबारा कभी मिलने वाले नहीं हैं। सफर काफी लंबा है। इस तरह दुखी बैठे रहने से तो अच्छा है कि अपनी सुना डालो बेटा, कम से कम मन तो हल्का हो ही जाएगा। तो अनजान व्यक्ति ने आगे अपनी बात रखते हुए उससे कहा। संदीप के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वह फिर कुछ सोचने लगता है, जैसे अनुप्रिया का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने हो और उसके बदनसीबी की परछाई भी साथ हो। अनजान व्यक्ति को उम्मीद थी कि शायद संदीप कुछ तो बोलेगा, पर संदीप ने चुप्पी साध ली और सिर नीचे करके अफसोस सा करता बैठा रहा। अनजान व्यक्ति को अपना अपमान सा महसूस हुआ,
क्योंकि इतने बार पूछने पर भी संदीप ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद इसीलिए फिर वह अपने आप में व्यस्त हो गए और अपने मोबाइल पर नजर टिका ली। फिर संदीप भी अपनी सीट पर बेमन सा लेट गया। अनजान व्यक्ति और संदीप की सीट आमने सामने ही है। ट्रेन की बत्तियां बुझ चुकी हैं। यात्रियों की चहल पहल भी बंद हो गई है, जैसे सभी अपने अपने विचारों में खोकर सो गए हों। संदीप कुछ ऐसा सोचता हुआ लेटा है, लेकिन खुद अभी तक जाग रहा है। वह घंटों कोशिश करके थक चुका है कि उसे भी नींद आ जाए। कुछ पल के लिए ही सही, कुछ वक्त तो वह अपने आप को भूलकर सुकून से सो ले, लेकिन उसे इतनी आसानी से नींद कहां आने वाली थी। अब तो उसे आदत सी हो चुकी है। अगर कोई साथी होता तो शायद उससे बातें करके नींद आ भी जाती। कितना कुछ उसके मन में भरा पड़ा हुआ है, कितना कुछ उसे कहना है, मगर कहे भी तो किससे? कौन उसे सुनेगा और कौन समझेगा? संदीप मन ही मन सोच रहा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही है। जब उसकी नजर उस अनजान व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि वह भी सो नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें भी कोई चीज परेशान कर रही हो, ठीक उसी की तरह जैसे वह नहीं सो पा रहा है, तो संदीप के मन में विचार आता है कि चलो इनसे ही वो बातें कर ली जाएं, जो आज तक वह किसी से नहीं कर पाया है, अनुप्रिया से भी नहीं। संदीप उस अनजान व्यक्ति की तरफ देख ही रहा था कि उस अजनबी यात्री की भी नजर संदीप पर पड़ती है और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, तो दोनों की आंखों से मुस्कान छूट जाती है, जैसे वे बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ गए हों। समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं और क्या कहूं आपसे। संदीप थोड़ा हिचकिचाते हुए अजनबी यात्री से कहता है, जो कि ठीक उसके सामने वाली सीट पर लेटे हुए हैं और संदीप को ध्यानपूर्वक देखे जा रहे हैं। तो ठीक है, पहले यह बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? अनजान व्यक्ति संदीप की दुविधा को समझते हुए उससे पूछते हैं। तो वह गुमसुम सा लेटा हुआ है, जैसे कुछ याद कर रहा हो। अपनी तकलीफ ही बताओ, जो तुम्हें अब तक जगाए हुए हैं। आखिर क्या सोच रहे हो? अनजान व्यक्ति उसके मन को टटोलते हुए आगे पूछते हैं। तो वह उस व्यक्ति की तरफ उदास भाव से देखने लगता है। क्यों सुनना चाहते हैं आप मेरी तकलीफ को? मैं तो यूं ही किस्मत का मारा। संदीप आगे उनसे उदासी से कहता है, जैसे उसे अपनी आप बीती बताने में कोई दिलचस्पी न हो। अनजान व्यक्ति कुछ सोचकर मुस्कुरा देते हैं। जिसको दुख होता है वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। अनजान व्यक्ति बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए उससे कहते हैं। तो फिर उसकी बोलती ही बंद हो जाती है और वह हैरानी से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे आभास हो चला हो कि अब उस व्यक्ति से कुछ छुपाना सही नहीं होगा। मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप मेरी समस्या क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। संदीप आगे अनजान व्यक्ति से कहते हुए पूछता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं अक्सर यात्रा करता रहता हूं और अजनबी लोगों से बात कर मुझे अच्छा लगता है। उनके निजी जीवन को देखना और सुनना मुझे बहुत उत्साहित करता है। इसीलिए तुमसे भी बात करने का मन हुआ तो पूछ लिया। अनजान व्यक्ति अपनी बात रखते हुए संदीप को बताते हैं, जैसे उन्हें दुनियादारी का काफी ज्ञान हो। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और आवाज में अपनापन था। फिर तो आपने बहुत से अनजान लोगों के साथ बातें की होंगी? संदीप थोड़ा उत्साहित होते हुए उनसे पूछता है। तो वह फिर मुस्कुरा देते हैं। जी जरूर, और अब तो आदत सी हो गई है, मुझसे चुपचाप रहा ही नहीं जाता। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात ईमानदारी से कहते हैं। तो इस बार संदीप भी मुस्कुरा देता है, जैसे उसे उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चल गया हो। तो यह बात है, इसीलिए आप मुझसे बात करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। संदीप आगे तर्क मारते हुए उनसे कहता है। जब सफर पर निकलते हैं तो कुछ कहानियां तो सुननी ही चाहिए, नहीं तो रास्ते लंबे होने लगते हैं और हम उबाऊ होने लगते हैं। तो अनजान व्यक्ति ने साधारण भाव से संदीप के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा। तो संदीप उन्हें कुछ देर ताकता रहा। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि इस व्यक्ति का मुंह बंद करवाना इतना आसान भी नहीं है। अनजान व्यक्ति संदीप के चेहरे के भाव को समझ रहे थे कि वह क्या सोच रहा है। सर, मेरी समस्या कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे किसी कांटे की तरह चुभती रहती है। कुछ समझ में नहीं आता कि कब मुझे कोई अपना, मेरा अपना मिलेगा।
संदीप सोचते हुए अपनी बात अनजान व्यक्ति से कहता है। तो अनजान व्यक्ति की नजर संदीप पर टिकी हुई है। मुझसे अब अकेला और नहीं चला जाता है। मुझे किसी की जरूरत है, किसी साथी की, किसी अपने की। तो संदीप अपनी बात जारी रखते हुए कहता है। अनजान व्यक्ति चुपचाप सुनता रहता है, जैसे उसकी बातों को समझने का प्रयत्न कर रहा हो। कहीं कोई बात फिक्स नहीं हो रही है शादी के लिए। हर बार दिल्ली से गांव आता हूं और हर बार मुझे नकार दिया जाता है, जैसे मेरा अनाथ होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। संदीप आगे अपनी बात अनजान व्यक्ति से कहता है। उसे भारीपन महसूस होता है, जैसे उसके अंदर बहुत क्रोध भरा पड़ा हुआ है जो बाहर निकालना चाहता हो। आप ही बताइए, जो इंसान बचपन में ही अनाथ हो जाए, उसका इस दुनिया में कोई अपना ना रहे, तो वह भला क्या करेगा? क्या सारी उम्र उसे अकेला ही रहना होगा? क्या उसके हिस्से में ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है? संदीप आगे उस व्यक्ति से पूछते हुए कहता है। उसे गुस्सा आ रहा है, जैसे उसे कितनी शिकायत हो। अनजान व्यक्ति उसे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, जैसे उनके पास संदीप के दर्द का कोई तोड़ हो। मैं थक चुका हूं लोगों को जवाब देते देते। अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता है। एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है, और दूसरी वो अनुप्रिया ने पता नहीं क्या कर लिया है। किस हाल में होगी वो? संदीप आगे परेशान होते हुए अनजान व्यक्ति से कहता है, और फिर एकदम से चुप हो गया, जैसे अनुप्रिया का नाम लेकर उसने कोई गलती कर दी हो। यह अनुप्रिया कौन है? अनजान व्यक्ति उससे पूछते हैं। वह एक दोस्त है, तो संदीप बेमन से बताता है। दिल्ली में? तो अनजान व्यक्ति आगे उससे पूछते हैं। संदीप ने धीरे से कहा, तो अनजान व्यक्ति होले से मुस्कुरा देता है। हम सिर्फ दोस्त हैं, कुछ और मत सोचिए। संदीप आगे अनजान व्यक्ति से कहता है, ताकि वे कुछ गलत ना सोचें। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो अनजान व्यक्ति अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, जबकि वह मन ही मन सोच रहे हैं। बेटा, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम उससे प्यार तो जरूर करते हो। यह दोस्ती नहीं, बल्कि दिल लगी है बच्चू। मैं 30 साल का हो चला हूं और अभी तक अकेला ही हूं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के भी साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? संदीप आगे निराश होते हुए कहता है। अनजान व्यक्ति उसे ताकते रहते हैं। यह भी तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखी हो, और जो तुम्हारे आसपास ही हो। अनजान व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से चाल चलते हुए उससे कहा। तो वह सोच में पड़ जाता है। तो फिर अब तक मिली क्यों नहीं? कहां है वह? और होगी भी तो मैं उसे पहचानूं कैसे? संदीप आगे अनजान व्यक्ति से सवालिया भाव से पूछता है। तो अनजान व्यक्ति भी थोड़ा चकरा से जाते हैं। तुम जरूर पहचान पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। अनजान व्यक्ति आगे उससे हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो संदीप आश्चर्य से पूछता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। तो अनजान व्यक्ति सहजता से उससे कहते हैं। संदीप ध्यान से उन्हें देखने लगता है। कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, बिना हाथ पैर चलाए कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब तुम अपने आप को ही ले लो। दिल्ली में तुम्हें पैर जमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, अनजान व्यक्ति आगे समझाते हुए कहते हैं। तो संदीप उन्हें ध्यान से सुन रहा है। ठीक उसी तरह अपनी जीवन संगिनी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर वाला हमें इशारा देता है और हमें उसी इशारे को समझकर आगे बढ़ना होता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं। लेकिन इस इशारे को हम जानेंगे कैसे? संदीप तो उत्साहित होते हुए पूछता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम्हें इशारा मिल गया है, बस तुम्हें समझने की देरी है। अनजान व्यक्ति आगे उसे बताते हैं। आप साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना है? संदीप उत्सुकता से उनसे पूछता है। पहले तुम यह बताओ कि दिल्ली तुम अभी किसके लिए जा रहे हो? अनजान व्यक्ति चाल चलते हुए उससे पूछते हैं, ताकि उसी के मुंह से सच निकलवा लें, जिससे संदीप बेखबर है। अनुप्रिया मेरी दोस्त है। अभी वह किसी मुसीबत में है और मुझे किसी भी कीमत पर उसके पास जाना है। तो संदीप जवाब देते हुए उनसे कहता है, अगर अनुप्रिया की जगह दूसरा कोई दोस्त होता तो क्या तुम तब भी चल पड़ते? अनजान व्यक्ति आगे उससे पूछते हैं, जबकि वह मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। संदीप सोच में पड़ जाता है कि वह क्या जवाब दे। क्यों, क्या हुआ? जवाब नहीं है।
अनजान व्यक्ति आगे मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं। तो संदीप अभी भी सोच रहा है। शायद वह जानता है कि सच्चाई क्या है। चलो ये छोड़ो, अनुप्रिया जो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे कितने समय तक बात कर सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे या इससे भी ज्यादा? अनजान व्यक्ति आगे कहते हुए उससे पूछते हैं। तो उसके पास कोई जवाब नहीं है या वह खुद को बताने से कतरा रहा है। अनजान व्यक्ति संदीप के चेहरे के भाव को पढ़ रहे हैं। बेटा, इशारा तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हें फैसला करना है कि क्या करना है आगे। जितना देर करोगे उतनी ही तकलीफ में रहोगे, अनजान व्यक्ति आगे उससे कहते हैं। तो संदीप उनकी तरफ दुविधा भाव से देखने लगता है, जैसे वह अनजान व्यक्ति की बातों से सहमत हो। वह इशारा अनुप्रिया ही है, जिसे ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भेजा है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जो कि अभी तुम कर भी रहे हो। अनजान व्यक्ति आगे संदीप के सामने पूरी सच्चाई रखते हुए कहते हैं। तो वह उन्हें आश्चर्य से देखता रहता है, जैसे उसे अपनी दोस्ती, अपने आप पर शक हो या वह जानकर भी अनजान बन रहा हो। उसके आंखों के सामने अनुप्रिया का चेहरा दिखाई देने लगता है और अनजान व्यक्ति अपनी आंख मूंद लेते हैं। नहीं, मैं अनुप्रिया से कैसे प्यार कर सकता हूं? वह तो सिर्फ मेरी दोस्त है। संदीप आगे बुदबुदाते हुए अनजान व्यक्ति से कहता है, जैसे वह सच्चाई को स्वीकार ना करना चाहता हो। तो फिर इसके लिए इतना परेशान क्यों हो? क्यों उसके लिए दिल्ली जा रहे हो? कुछ दिन बाद भी चले जाते। तो अनजान व्यक्ति उससे पूछते हुए कहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। उसने मेरे आंसू तक पोंछे हैं और आज उसे मेरी जरूरत है। तो मैं उसके साथ खड़ा भी ना रहूं? संदीप आगे अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, ताकि उन्हें उसकी बातों पर विश्वास हो जाए। तो वे उसे आश्चर्य से सुनते रहते हैं, जैसे उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो। अगर वह ना होती तो शायद मेरे लिए दिल्ली जैसे शहर में टिक पाना इतना आसान नहीं होता। जब भी मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस होता था या मैं दुखी होता, तब वह मेरे साथ होती थी, मुझे हंसा रही होती थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती थी। संदीप अपनी बात रखते हुए कहता है और फिर वह चुप सा हो जाता है, जैसे वह कुछ सोचने लगा हो। फिर अनजान व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। वह भी कुछ समय तक चुप से ही रहे, जैसे संदीप की बातों का कोई तो मतलब ढूंढ रहे हों कि बंदा लड़की से प्यार भी करता है और इनकार भी कर रहा है। शायद उसे डर होगा कि कहीं उसका दोस्त उससे दूर ना हो जाए, इसीलिए अपने प्यार को दिल में छुपा कर रखना चाहता है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी है। शायद कोई स्टेशन आने वाला होगा। तो अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बताइए, चुप क्यों हो गए? संदीप कुछ देर बाद आगे अनजान व्यक्ति से पूछते हुए कहता है, जैसे उसे लग रहा हो कि वह सही है और अनजान व्यक्ति का सोचना गलत है। कहने को तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो समझने की बारी है। सच्चाई तुम्हारे सामने है, सब कुछ साफ है। बस तुम अपनी जिद से थोड़ा उतर कर देखो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम क्या बोल रहे हो और वाकई में क्या चाहते हो। अनजान व्यक्ति तंज कसते हुए आगे कहते हैं, जैसे वह किसी और दुनिया में हों और कुछ सोच रहे हों। संदीप उन्हें हैरत से ताकता रहता है। आपको अभी भी लगता है कि हम दोस्त नहीं हैं? संदीप आश्चर्य भाव से अनजान व्यक्ति से पूछता है और जवाब की प्रतीक्षा करने लगता है। अगर दोस्त हम सफर बन जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? तो अनजान व्यक्ति थोड़ा अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं। संदीप के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनुप्रिया, जो उसकी दोस्त है, उसके आगे का भी रिश्ता बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति आपको समझता हो, आपका ख्याल रखता हो, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो फिर हर्ज ही क्या है कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, उसे एक दूसरा नाम देने में, जिसे जीवन साथी कहा जाता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, अब उन्हें नींद भी सता रही है। वे थके हुए लगने लगे हैं, जैसे अब उनमें और बातें करने की शक्ति न बची हो। संदीप किसी सोच में पड़ जाता है। वह जरूर अपने और अनुप्रिया के बारे में सोच रहा होगा। अनजान व्यक्ति को नींद आ रही है, उनकी आंखें मूंद रही हैं,
लेकिन किसी की नींद टूट चुकी है और उसे अब वह सोचना पड़ रहा है जिसे वह कभी सोचना नहीं चाहता था। देर रात हो चुकी है। ट्रेन के यात्री गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन संदीप अभी भी जाग रहा है और सोने की कोशिश भी कर रहा है। शायद वह समझ चुका है कि अनजान व्यक्ति उससे क्या कहना चाह रहे थे। सुबह हो चली है। चाय, पानी और समोसे वाले कर्मचारी दौड़ दौड़ कर अपनी अपनी चीजें बेच रहे हैं। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है। यात्रियों की चहल पहल उमड़ चुकी है। कोई टॉयलेट जा रहा है तो कोई चाय पी रहा है और कुछ यात्री अभी भी सोए हुए हैं। संदीप भी चादर ताने सो रहा है, लेकिन उसके कानों में लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन हॉर्न बजाते हुए चल देती है। तभी संदीप के कानों में किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे वह आवाज अनुप्रिया जैसी लगती है, जैसे अनुप्रिया उसे पुकार रही हो। तो वह तुरंत बड़बड़ाते हुए उठ बैठता है। दाएं बाएं देखता है तो उसे अनुप्रिया दिखाई नहीं देती। फिर वह हैरान सा खिड़की के बाहर देखता है तो ट्रेन चल रही है और अनुप्रिया ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। वह संदीप संदीप पुकार रही है। संदीप हड़बड़ाते हुए गेट की तरफ भागता है। वह अनुप्रिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और अनुप्रिया को और तेज दौड़ने को कहता है। अनुप्रिया और जोर लगाकर दौड़ती है। तभी अनुप्रिया दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर जाती है। संदीप जोर से चिल्ला पड़ता है, अनुप्रिया! संदीप पसीने से लथपथ है। वह सोते हुए उठ बैठा और उसके सिर पर मिडिल वाली सीट लग जाती है। फिर वह तुरंत हांफते हुए वापस लेट जाता है, जैसे मीलों दूर से दौड़कर आया हो। उसे इस बात की तसल्ली हुई कि वह सपना देख रहा था। अनुप्रिया जहां कहीं भी होगी, ठीक ही होगी। फिर उसने एक नजर अनजान व्यक्ति की सीट की तरफ घुमाई तो उनकी सीट खाली है। वह समझ जाता है कि वे जा चुके हैं। फिर वह मन ही मन मुस्कुरा देता है कि कभी कभी कैसे लोग मिल जाते हैं और जानी अनजानी क्या सिखा जाते हैं। दिल्ली शहर आने ही वाला है। संदीप तुरंत सीट से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है और फिर बैग वगैरह चेक करने लगता है। उसे फिर अनुप्रिया का ध्यान आता है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसे अनुप्रिया की फिक्र होने लगती है। क्या आगे जो अनजान व्यक्ति कह रहा था वो सच तो नहीं है? नहीं, अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। पहले मुझे अनुप्रिया से मिलना होगा। उसे देखना होगा कि वह ठीक है या नहीं और मुझे अर्जेंट में दिल्ली क्यों बुलाया है। संदीप मन ही मन सोच रहा है। कुछ देर बाद संदीप अपनी बस्ती की गली में होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। वह सोच रहा है कि अनुप्रिया से सामना कैसे करूं। वह किस हाल में होगी, पता नहीं उसे किस रूप में देखने मिलेगा। वह आगे की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। उसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ रही है। क्यों भाई, गांव से आ गए? संदीप के एक पहचान के व्यक्ति ने उससे पूछा, जो जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। जी चाचा, अभी ही आया हूं। तो संदीप मुस्कुराते हुए उनसे कहता है। वह व्यक्ति उसे हाथ दिखाते हुए आगे निकल जाता है। संदीप उस गली के सामने खड़ा है जहां से एक रास्ता अनुप्रिया के घर की तरफ जाता है और दूसरा उसके खुद के घर की तरफ। वह सोच रहा है कि पहले अनुप्रिया से मिले या अपने घर पर जाए। कुछ देर तक वह अनुप्रिया की गली को खड़ा देखता रहा, फिर अचानक से अपनी गली की तरफ बढ़ चलता है। बच्चों का झुंड दौड़ते हुए संदीप के पास आता है और सारे बच्चे संदीप भैया करके पुकारने लगते हैं। कुछ बच्चों ने तो संदीप के हाथ से बैग वगैरह लेकर आगे आगे चलना शुरू कर दिया। फिर संदीप जेब से कुछ पैसे निकालता है और बच्चों को दे देता है। संदीप अब अपने रूम के अंदर होता है। घर पूरी तरह से धूल, मिट्टी और दुर्गंध से भरा पड़ा हुआ है। गांव से वापस आने के बाद एक यही चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और थके होने के बावजूद भी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अभी उसे अनुप्रिया से मिलना है। उसके दिमाग में अनुप्रिया का ख्याल चल रहा है। फिर वह अनुप्रिया को फोन मिलाने लगता है, जो कि अभी भी बंद आ रहा है। फिर उसने एक दोस्त को फोन लगाया। मैं संदीप बोल रहा हूं, तुझे अनु के बारे में कुछ पता है क्या? संदीप फोन पर एक मित्र से पूछता है। तो मित्र ट्रेन में बैठा कहीं जा रहा है। तू दिल्ली आ गया क्या? तो मित्र जवाब देने की बजाय उसी से पूछता है, हां,
आज ही आया हूं, तो मुझे अनु के बारे में बता, क्या हुआ है उसे? उसकी सांसें भारी हो रही हैं और मन घबरा रहा है। तू एक काम कर, हॉस्पिटल चला जा, तुझे सब पता चल जाएगा। तो दोस्त फोन के दूसरी तरफ से कहता है, जो संदीप की धड़कन को और बढ़ा देता है। ट्रेन के शोर से आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। हॉस्पिटल पे क्यों? अनुप्रिया को हुआ है कुछ? हुआ है क्या? तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? तो संदीप आगे घबराते हुए दोस्त से पूछता है। उसका हाथ कपकपाने लगता है। दोस्त की तरफ से काफी शोर शराबा हो रहा है और तभी फोन कट हो जाता है। हेलो हेलो करता रह जाता है। अब उसके सब्र और सहनशीलता का बांध टूट चुका है। अब उसमें कुछ और सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वह तुरंत घर से निकलता है, हड़बड़ी में ताला बंद करता है और उसी हालत में हॉस्पिटल के लिए चल पड़ता है। जिस रूप रंग में वह हजारों किलोमीटर सफर करके आया था, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, शरीर से बदबू भी आ रही थी, चेहरे पर थकान और मायूसी छाई हुई थी। कुछ देर में वह किसी तरह अस्पताल पहुंचता है तो सामने अनुप्रिया के भाई से मुलाकात होती है। अनुप्रिया कैसी है? उसे क्या हुआ है? संदीप घबराते हुए उससे पूछता है तो भाई उसे हैरानी से देखता रह जाता है। उसके आंखों में अनुप्रिया के लिए तड़प साफ दिखाई दे रही थी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वह ठीक तो है ना? संदीप आगे घबराते डरते उससे पूछता है तो भाई संदीप को एकटक देखे जा रहा है। संदीप का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। फिर अनुप्रिया का भाई संदीप का हाथ पकड़कर उसे वार्ड की तरफ ले जाता है और वह उसके पीछे पीछे जाता है। भाई वार्ड के दरवाजे के पास रुक जाता है तो संदीप उसे आश्चर्य से देखने लगता है। उसका मन बहुत घबरा रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इशारे से संदीप को अंदर जाने को कहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर भाई पीछे हो लेता है तो संदीप घबराया हुआ वार्ड के अंदर जाता है। अनुप्रिया मायूस सी बेड पर लेटी हुई है। उसके हाथ और नाक में नली की पाइप लगी हुई है। तो वह अनुप्रिया की ऐसी दशा देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुप्रिया की नजर संदीप पर पड़ती है तो वह भी चौंक पड़ती है। तुम यहां गांव से कब आए? तुम्हें किसने बताया? अनुप्रिया आश्चर्य से उससे पूछती है, यह सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? तो संदीप दुखी होते हुए उससे पूछता है तो अनुप्रिया चुप हो जाती है। वह संदीप से नजर चुराने लगती है। तुम चुप क्यों हो? बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? किस लिए बुलाया था मुझे? संदीप आगे सवालिया भाव से उससे पूछता है तो वह हैरानी से संदीप को देखने लगती है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, अनुप्रिया आश्चर्य से उससे कहती है। तो फिर मैसेज किसने किया था? मैंने मैसेज किया था, अनुप्रिया का भाई पीछे से बोल पड़ता है। तो संदीप और अनुप्रिया दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। दीदी, आप कब तक पापा मम्मी से संदीप के लिए झगड़ते रहेंगी और कब तक गुस्से में आत्महत्या करने की कोशिश करती रहेंगी? भाई आगे दुखी होते हुए अनुप्रिया से कहता है तो अनुप्रिया नजर झुका लेती है। उसे रोना आने लगता है। तो संदीप अनुप्रिया को हैरानी से देखने लगता है। दीदी, पहली बात, आप दोनों दोस्त नहीं हो और अगर हो भी तो कोई समझने वाला नहीं है। अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर स्वीकार करने में गलत ही क्या है? छुप छुप के मिलने की बजाय समाज के सामने अपने रिश्ते को नया नाम क्यों नहीं दे देते? तो अनुप्रिया चुपचाप है। संदीप हैरान सा खड़ा है, जैसे उसे अभी पूरी बात समझ में ही ना आ रही हो। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनुप्रिया का भाई उसके सामने उसकी तरफ से बात कर रहा है। संदीप, अब दोस्ती का ढोंग मत करो। अगर एक दूसरे को चाहते हो तो शादी की तैयारी करो, नहीं तो आज फैसला कर लो कि एक दूसरे के साथ रहना है या फिर चले जाना है। तो भाई आगे गंभीर होते हुए दोनों से कहता है और फिर बिगड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। संदीप हैरानी से अनुप्रिया की तरफ देखता है, जो कि रोती हुई उसी को देख रही है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल करते रहे। अनुप्रिया रो रही है। वह जानती है कि संदीप इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए दिल्ली आया है। उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वह उससे कितना प्यार करता है। हमेशा वह साए की तरह उसके साथ खड़ा होता है, बिना किसी मतलब के उसके पास होता है।
संदीप भी भावुक होने लगता है। आज उसे अपने दिल की बात जुबान पर लानी ही होगी। अगर आज वह नहीं कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाएगा। संदीप फिर हिम्मत करके अनुप्रिया का हाथ पकड़ते हुए उसके पास बैठता है तो अनुप्रिया उसे गीली आंखों से देखने लगती है। फिर वह अनुप्रिया को प्यार भरी नजर से देखता है। क्या हम दोस्त से जीवन साथी नहीं बन सकते? संदीप बड़ी हिम्मत करते हुए उससे पूछता है तो अनुप्रिया की आंखों से आंसू बह चलते हैं। वह रोते हुए हामी में सिर हिला देती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। संदीप भी भावुक होते हुए उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए हैं। एक दूसरे से जो कभी नहीं कह पाए वो आज धड़कनों के शोर से कहने लगे हैं। आज संदीप को अपनी जीवन संगिनी मिल गई थी। प्यारे साथियों, कभी कभी जीवन में दूरी, गलतफहमी और समाज के डर के कारण हम उन लोगों से भी दूर हो जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम और सच्चा रिश्ता किसी डर या दिखावे का मोहताज नहीं होता। अनुप्रिया और संदीप की कहानी हमें यही सिखाती है कि दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता। रिश्तों को निभाने के लिए साहस, ईमानदारी और खुलापन जरूरी है। अगर हम अपने रिश्तों को समाज की बंदिशों से ऊपर रखकर सच्चाई से स्वीकार कर लें तो जीवन में न केवल प्रेम मिलता है बल्कि सुकून और आत्मसंतोष भी मिलता है। समाज हमेशा कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन जो सच में हमें समझता है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। जैसे संदीप, जिसने दूरी, थकान और परेशानियों के बावजूद अनुप्रिया तक पहुंचकर उसे अपना दिल दे दिया। इस कहानी का संदेश यही है कि प्रेम को जताने से डरना नहीं चाहिए और रिश्तों को निभाने के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर मुश्किल के बाद भी साथ रह पाते हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।